हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाषा का विकास पूरा किया था। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे? वर्णों के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, उनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे और उनसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ेंगे। अब उससे हम लोग कहें कि कुछ हम लोग परिभाषाएँ पूरी कर ले रहे हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस पूरी कर ले रहे हैं। ठीक है, उन डेफिनेशनों में हम लोग बात करें तो पहली होगी ध्वनि की डेफिनेशन क्या होती है, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है और आपकी वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, शब्द की डेफिनेशन क्या होती है। इन डेफिनेशनों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग बात करें कि वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे कि वर्णों के स्वव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये किसकी परिभाषा होगी? वर्णमाला की, जो कि हम लोग 52 अक्षर पढ़ते हैं। उनमें देखते हैं हम लोग कि वो एक व्यवस्थित तरीके से लिखे होते हैं। तो उसी स्वव्यवस्थित तरीके के समूह की बात हो रही है कि स्वव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, स्वव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि क्या होती है, देखेंगे कि ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। आप यह भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई। आप यह भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी अलिखित इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो देखेंगे वर्ड क्या होता है कि ध्वनि का लिखित रूप। जो हम लोग बोल रहे हैं ध्वनि, मान लो हमने बोला का, तो का भी क्या है? ध्वनि है। अब जब हम लोगों ने इसे एक पेपर पर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? लिखित रूप हो जाएगा। किसका? जो ध्वनि बोली वो लिखी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लिखित रूप। किसका? ध्वनि का। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप या वह छोटी से छोटी इकाई जो लिखित रूप में हो वर्णमाला वर्ड कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे कि वह छोटी से छोटी इकाई जो लिखित रूप में हो क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों बातों पर चर्चा कर चुके हैं कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, वर्ड क्या होती है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में आता है कि ध्वनि और वर्ड में। क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या लगाएं? ध्वनि लगाएं कि वर्ड लगाएं? ठीक है, सिंपल सी बात है। जब वो क्वेश्चन पूछे आपसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप ध्वनि लगाएंगे। ठीक है, और जब आपसे पूछे कि लिखित इकाई, तो आप क्या लगाएंगे? वर्ड लगाएंगे। अगर आप मान लो अगर वो नहीं दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई दे रहा है सिर्फ, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्वेश्चन में सिर्फ आंसर लगाएंगे ध्वनि। अगर वो लिख के नहीं दे रहा है कि मौखिक या अलिखित, सिर्फ इतना दे रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे वाक्य पर और शब्द पर। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे शब्द की और वाक्य की। अभी हम लोग ध्वनि और वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शब्द देखें, शब्द क्या होते हैं? शब्द के बारे में अगर देखें हम लोग कि शब्द अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आप कहेंगे अर्थ के आधार पर कैसे? जैसे अगर आप देखें भाषा की सबसे छोटी इकाई ऐसी जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम लोग बात करें किसी शब्द को ले लें, जल, अग्नि, पानी, ये छोटे छोटे शब्द हैं और इनका एक अपना अर्थ है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप करेंगे शब्द को। ठीक है, फिर हम लोग वाक्य की बात करें तो वाक्य क्या होंगे? वाक्य होंगे अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर शब्दों का समूह। मतलब अभिव्यक्ति क्या? जो कुछ व्यक्त करें। ठीक है, शब्दों का समूह। जैसे मैं कह दूं कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस है, एक अभिव्यक्ति है, एक व्यक्त कर रहा है कोई व्यक्ति। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें और क्या वाक्य होता है? भाषा की सार्थक इकाई। मतलब भाषा की सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो। हम लोग ये भी कह सकते हैं भावार्थ के आधार पर, वाक्य के भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो भी क्या होगा? वाक्य होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसकी? वर्णमाला की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वर्ड की। वर्ड क्या होते हैं? ठीक है, वर्ड की हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ड क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड के प्रकार।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है कि वर्ड के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। अगर हम लोग पूछें कि वर्ड, तो वर्ड के प्रकार, सिंपल सी बात है, वर्ड के दो प्रकार होते हैं। वर्ड के दो प्रकार होते हैं। आप कहेंगे एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यही तो दो प्रकार होते हैं, वर्ड के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इनमें भी जो स्वतंत्र होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्वर। आपने परिभाषा भी सुनी होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, ठीक है, बिना किसी वर्णों की सहायता से होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की आपकी परिभाषा सुनी होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण किनकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो फिर सिंपल सी बात है, अगर आप पूछे कि किसमें प्राणवायु स्वतंत्र होती है और किसमें स्वतंत्र नहीं होती है। प्राणवायु का मतलब जो गले से आपकी आवाज़ या हवा निकलती है, ठीक है, उसमें आप बात करें तो स्वर में जो है क्या होती है? प्राणवायु स्वतंत्र होती है, क्योंकि ये इनको किसी की सहायता ही नहीं होती है। ठीक है, और व्यंजन में प्राणवायु स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों के बाद बात करें कि स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि स्वर, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग पहले छोटे पे स्वरों की संख्या 13 लिखते थे, पर अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, और इसका प्रमाण भी दूंगा 11 क्यों होती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। अब कहीं कहीं बहुत बार ये लूसेंट में भी क्वेश्चन गलत है। अगर आप लूसेंट में वर्णमाला चैप्टर में पीछे प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसका, तो उसमें स्वरों की संख्या 10 दी गई है। ठीक है, जो कि गलत है। हम लोग देखेंगे स्वरों की संख्या 11 कैसे होती है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। ठीक है, स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या। अगर हम लोग बात करें हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो हम लोग कहेंगे हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं देखेंगे। ये आपके 11 स्वर होते हैं। अगर आप बात करें हिंदी में स्वरों की संख्या, तो आप कहेंगे ये 11 स्वर होते हैं, जो कि कंपटीशन में अगर लगाएंगे तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या अगर आप पूछी जाएगी तो ये होती है स्वरों की संख्या। अब आपको यहाँ पे दो जरूर मिसिंग लग रहे होंगे। एक ये है क्या? अंग, और ये अंगा। ये क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं अयोग बाहा। ये हिंदी में क्या कहलाते हैं? अयोग बाहा। इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाहा। मतलब जो आ मीस नहीं, योग मीस जुड़कर और वहन ना करें, जो जुड़कर वहन ना करें वो क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये दो बिंदु को क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते होंगे, इन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं? इन दो को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, और ये जो बिंदु ऊपर है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर। ठीक है, हम लोग अभी बिंदुओं के बारे में भी बात करेंगे कि जो 4 प्रकार के बिंदु होते हैं हिंदी में रखे जाते हैं, उन्हें क्या क्या, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ये देखें कि ये अयोगवाह होते हैं, जो जुड़कर वहन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में 11 स्वरों की बात कर चुके हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसमें से कि हिंदी में स्वरों के प्रकार कितने हैं, ठीक है, हम लोग अगर कहेंगे हिंदी में स्वरों के प्रकार कितने हैं, और वो भी मात्रा या उच्चारण के स्थान से, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं स्वरों के। ठीक है, स्वरों के 3 प्रकार। अगर स्वरों के 3 प्रकार की बात करेंगे, कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला हो जाएगा आपका हास्य स्वर। पहला कौन सा हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा हास्य स्वर।
ठीक है। हासु स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुप्त स्वर। ठीक है, ये किसके मात्रा या उच्चारण के आधार पर है स्वरों का वर्गीकरण। 3 हास्य स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब हास्य स्वर किसे कहते हैं? हम लोग कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? हास्य स्वर कहेंगे। अब कहेंगे दीर्घ की परिभाषा क्या होती है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। और अगर आप बात करें कि प्लुप्त स्वर, तो हम कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, कितना? 3 गुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? कि उसे प्लुप्त स्वर कहेंगे। ठीक है, जो दुगना समय लगेगा वो दीर्घ कहलाएगा, जो तिगुना लगेगा उच्चारण में। ठीक है, उच्चारण में, वो भी किस में? समय में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि हास्य स्वर कौन होते हैं, दीर्घ स्वर कौन होते हैं, प्लुप्त स्वर कौन होते हैं, और इनका नाम क्या होता है, और ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्वरों के प्रकार देखें तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम लोग कहेंगे स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। हास्य स्वर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, और प्लुप्त स्वर। ये आपके हो गए स्वरों के प्रकार। कौन कौन से हो गए? कि हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हास्य स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर। ठीक है, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, हास्य को ही क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर। और अगर दीर्घ की बोले तो लघु का उल्टा क्या होता है? अपोजिट पे गुरु। ठीक है, तो इनको क्या और कहते हैं? दीर्घ को बोले तो गुरु स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर, और इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आपका हास्य का एक और नाम मिल जाता है, वो आपका मिल जाता है क्या? हास्य का एक जो बहुत पॉपुलर नाम है वो है मूल स्वर। क्या? मूल स्वर। पूछा जाएगा मूल स्वर कितने होते हैं। ठीक है, ये हम लोग अभी हाल चर्चा करेंगे कि मूल स्वर कितने होते हैं, हास्य स्वर कितने होते हैं, प्लुप्त स्वर कितने होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका हास्य का सबसे प्रचलित नाम कौन सा है? मूल स्वर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, और प्लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर को क्या कह देते हैं? प्लुप्त स्वर को कह देते हैं आपका त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, चलो देखेंगे त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर किसे कह देते हैं? प्लुप्त को। ठीक है, अब हम लोग इनकी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि किन में कितनी संख्या होती है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ेंगे हास्य स्वर। हास्य स्वर, इनको और क्या कहते हैं? मूल स्वर, लघु स्वर, ठीक है, और आपका एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इनको ही कहते हैं मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। ठीक है, अब आपसे पहला पूछेगा कि इसकी संख्या कितनी होती है। हास्य की कितनी संख्या होती है? तो आप बताएंगे 4।
हास्य की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब पूछा गया हास्य स्वर होते कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या? ऋषि। और क्या? ऋषि। आपसे पूछेगा कि हास्य की कितनी संख्या होती है, आप बताएंगे 4 होती है। और हास्य स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कौन होते हैं, तो आप बताएंगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछे कि स्वर, फिर आपसे पूछेगा कि द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं, या आपसे पूछे कि गुरु स्वर कौन से हैं, या आपसे पूछे दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, अब उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि दीर्घ स्वर या हास्य स्वर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर। कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, हम लोग पहले तो इनके बारे में कहेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, 7 कौन कौन सी होती है देखेंगे। पहला बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, ए, ओ, ये 7 होते हैं स्वर। ये 7 स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, ये 7 स्वर किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। अगर इसमें भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देना कि मूल दीर्घ स्वर, तो आप बताएंगे कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन से? मूल दीर्घ स्वर आप बताएंगे कितने होते हैं मूल दीर्घ स्वर? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? 3, एक मिनट, 3 कौन कौन से होते हैं हम लोग बात करेंगे। मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। वो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ। क्योंकि बचे आपके 4 स्वर वो होते हैं संयुक्त स्वर, यानी कि वो 2 स्वरों से मेल से बने होते हैं। ठीक है, जो संयुक्त स्वर होते हैं इसीलिए वो मूल दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं। एक बार क्वेश्चन बनाता है यूपी SSS में कि मूल दीर्घ स्वर निम्न में से कौन है, तो अब उसमें आपके 7 स्वरों के ऑप्शन थे, एक उसमें आपका ऑप्शन था बड़ा आ भी। तो लोगों ने कहा कि क्वेश्चन गलत है, चारों ही हैं, ये सभी होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ दीर्घ स्वर की बात नहीं कर रहा था, उसने स्पेसिफाई किया था कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है। तो आप बताएंगे कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मूल स्वर की बात करें, सिर्फ मूल स्वर की बात करें तो क्या हो जाएंगे? 4, यानी कि वो बात कर रहा है एक मात्रिक स्वर या हास्य स्वर की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लुप्त स्वर के बारे में कहा जाता है कि जिसका उच्चारण तिगने समय तक हो, इसीलिए इसे क्या त्रिमात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका उच्चारण कितने समय के लिए होता है? ये स्वर का तीसरा प्रकार है। ठीक है, पहला हास्य था, दूसरा दीर्घ था, तीसरा क्या है? प्लुप्त है। अगर हम लोग बात करें कि प्लुप्त स्वर में क्या कहते हैं प्लुप्त स्वर का, तो इसका उच्चारण कितने समय के लिए होता है? तिगने समय के लिए होता है। हास्य का कितने समय के लिए? एक मात्रिक होता है तो उसका कुछ समय के लिए उच्चारण होता है। द्विमात्रिक का उसका दुगने समय के लिए उच्चारण होता है, और त्रिमात्रिक का इसका तिगने समय के लिए उच्चारण होता है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि प्लुप्त स्वर कितने प्रयोग होते हैं। प्लुप्त स्वर 8 प्रयोग हो सकते हैं। 8 प्लुप्त स्वर हम लोग कह सकते हैं कि प्लुप्त स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, 8 कौन कौन से? हम लोग कह सकते हैं कि एक छोटा आ प्लस
हम लोग कह सकते हैं कि एक तो हो गया छोटा आ प्लस आपके साथ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या कौन से हो जाएंगे प्लस आपका एक छोटा आ और साथ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अभी हाल हम लोगों ने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ये 8 कौन से स्वर होंगे? ये 8 कौन से स्वर होंगे? आप कहेंगे ये होंगे प्लुप्त स्वर। क्या होंगे? प्लुप्त स्वर होंगे। ठीक है। अब प्लुप्त स्वर क्या होते हैं तिगने समय के लिए? जैसे आपने कभी कभार देखा हो कि मैया, मैया लिखा रहता है कि नहीं लिखा? राम, राम लिखा रहता है उनके पीछे। आपने देखा हो ओम, हम लोग कहते हैं ना ओम उच्चारण, तो ये प्लुप्त स्वर की ये उदाहरण है। ठीक है। प्लुप्त स्वर के मैया, आपने बहुत बार ओम कई तरीके से लिखा हुआ देखा होगा, आपने मैया भी ऐसे लिखा देखा होगा, आपने मैया भी ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। ये सब किसके हैं? ये सब प्लुप्त स्वर के उदाहरण हैं। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बार इनकी जगह 2 भी बना होता है, 3 भी बना होता है, कहीं कहीं बार वो तिगुने समय के लिए उच्चारण होता है। ठीक है। तो ऐसा टेट में क्वेश्चन बन चुका है अभी इसी बारे में, जो 2019 में टेट हुआ था, नवंबर दिसंबर साइड हुआ था, शायद सितंबर में हुआ था, है। तो उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इसके बाद संयुक्त स्वर की, कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है। देखेंगे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, क्या होते हैं। संयुक्त स्वर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से होंगे? हम लोग कहेंगे कि जो स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने हों वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। क्या? एक बार फिर से देखेंगे कि जो स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने हों क्या कहलाएंगे? संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर तो क्या हमने बताया कि जो स्वर दो अलग अलग स्वरों के मेल से बना हो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हुई संयुक्त स्वर की। अब संयुक्त स्वर कहलाता तो है, पर अब ये भी पूछेगा आपको संयुक्त स्वर की संख्या क्या होती है। ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी बताएगा आपको? संयुक्त स्वर की अगर संख्या पूछी जाए तो आप बात करेंगे कि संयुक्त स्वर की संख्या, अगर आपसे बात करें संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, आप बताएंगे 4 होती है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? फिर बता रहा हूँ 4 होती है। अब संयुक्त स्वर वो 4 होते कौन कौन से हैं देखेंगे। ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे वो मेल कैसा होता है, हम लोग अभी वो भी देखेंगे। ठीक है। वो जो मेल से बने होते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग इनका मेल पढ़ेंगे। तो अगर मेल पढ़ा जाए, आप मेल की बात करी जाए संयुक्त स्वर के, तो देखेंगे कि जो आ प्लस ई, आ छोटा आ प्लस ई, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। एक आपका संयुक्त स्वर ये हुआ। ठीक है। दूसरा संयुक्त स्वर अगर देखेंगे तो क्या होगा? दूसरा संयुक्त स्वर अगर देखेंगे तो क्या होगा? देखेंगे कि आ प्लस ए। ठीक है। आ प्लस ए, तो क्या बनेगा आपका? बड़ी ए। ठीक है। दूसरा संयुक्त स्वर अगर आ प्लस ए देखा जाए तो क्या बनेगा? बड़ी ए। अब आ प्लस उ, तो क्या बनेगा? ओ
ठीक है। और फिर आ प्लस ओ, तो क्या बनेगा औ। ये आपके 4 संयुक्त स्वरों का फॉर्मेशन रहा। ये आपके क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं, कितने, 4। ठीक है हैं। चलो अब हम लोग 4 संयुक्त स्वर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं या फिर व्यंजन से पहले हम लोग ये बात करेंगे कि स्वरों के प्रकार कैसे, उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे ओष्ठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, तालु के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग अब हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर और संयुक्त स्वर की बात कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आकृतियों पर। अब हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, फिर जीवा के आधार पर। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जीव तालु के आधार पर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस पे, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, देखेंगे किस पे, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, हम लोग देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, आप कहेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन से, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। देखेंगे वृत्ताकार और आवृत्ताकार। ठीक है, क्या कहेंगे, वृत्ताकार और कहेंगे आवृत्ताकार। ठीक है, ये किसके आधार पर वर्गीकरण, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ये ध्यान रखना, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस पे है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार और आवृत्ताकार। अब आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं या आवृत्ताकार स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं और आवृत्ताकार स्वर 7 होते हैं। कितने, 7। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि आवृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, तो हम लोग बताएंगे आवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि कौन होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। ठीक है, अगर आप बोल के भी देखें तो आपका इसमें जो ओठ हैं वो वृत्ताकार हो जाते हैं, यानी कि गोलाई में हो जाते हैं। जैसे ऊ औ, अगर हम लोग बोलें भी फिर भी हमारा जो मुख है वो कैसा हो जाता है, या ओठ है, स्पेशली ओठ है, वो किस शेप में आ जाते हैं, सर्कल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, वृत्ताकार स्वर। ये 4 होते हैं। ये कौन कौन से, 4, ये वाले। और कभी कभार एक आगत स्वर भी पूछा जाता है कि आगत स्वर कौन सा होता है, जो डॉक्टर में ऊपर ओ लगता है, चंद्र पे ऐसा वाला डॉक्टर, ये आपका ये वाला। ठीक है, तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि ये किस में आता है, तो आप बताएंगे ये भी किसी में आता है, इसे नहीं आता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आगत स्वर, यानी कि विदेशी स्वर या मेहमान स्वर। इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर, आप चाहे कुछ कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो आवृत्ताकार कौन कौन से, क्लियर ही हो जाएगा कि आवृत्ताकार बचे कौन कौन से हैं, वो सारे आवृत्ताकार हो जाएंगे। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई। ठीक है, ए, बड़ी ए और ऋषि। ये आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके आवृत्ताकार स्वर। ठीक है, ये क्या होंगे आपके आवृत्ताकार स्वर। ये किसके आधार पर है, ओष्ठ आकृति के आधार पर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। किसके आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। फिर हम लोग किस पे पढ़ेंगे कि तालु की स्थिति के आधार। तालु हम लोग किसे बोलते हैं,
तालु हम लोग बोलते हैं जो हमारे जीभ के ऊपर का हिस्सा होता है, जो आप जिसमें जीभ टच करते हैं ऐसे ऐसे थोड़ा गुदगुदी टाइप की होती है, वही हिस्सा कौन सा होता है? तालु हिस्सा होता है। ठीक है, हम लोग इसके आधार पर स्वर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनकी। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग जीव के आधार की स्वर और किसके आधार पर? तालु के आधार पर। और अगर आपसे इस वीडियो में कुछ आपको और विशेषकर कुछ पूछना हो इसमें, तो आप हम लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोगों को, हम लोग उस पर भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।